जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार मुद्दा है राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति में की गई तमाम गड़बड़ियां। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने ममता सरकार के द्वारा भेजी गई अधिकारियों की लिस्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और राज्य सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की हिदायत भी दे डाली है। दोस्तों, ये घटना न केवल ममता सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर करती है बल्कि उनकी सरकार की लंबी फेहरिस्त वाली गड़बड़ियों में एक नया अध्याय भी जोड़ती है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जंगल राज पैर पसार रहा है, इसकी बानगी एक और आज मैं इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। ममता जो खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती हैं, वास्तव में वो नियम कानूनों को ताक पर रख करके अपनी मनमानी चला रही हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखने की साजिश का हिस्सा लगता है। हाल ही में यूपीएससी ने पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से डीजीपी पद के लिए भेजी गई नामों की सूची को वापस लौटा दिया है। कारण क्या है दोस्तों? प्रक्रियागत देरी और घोर गड़बड़ियां। इस मामले में मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और वो राज्य में विधानसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं। ऐसे संवेदनशील समय में ममता सरकार ने यूपीएससी को एक एम्पैनलमेंट कमेटी मीटिंग यानी कि ईसीएम का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यूपीएससी ने इसे सिरे से ठुकरा दिया है। यूपीएससी के निदेशक नंदकिशोर कुमार ने 31 दिसंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के स्पष्ट कहा कि पिछली नियुक्तियों में अनियमितताओं के कारण कोई भी अधिकारी अब स्थायी तौर पर डीजीपी नियुक्त नहीं किया जा सकता। याद दिलाते चलें कि पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय की जो रिटायरमेंट है वो 28 दिसंबर 2023 को हुई थी। नियमों के मुताबिक राज्य की सरकार को यानी कि ममता की सरकार को रिटायरमेंट से कम 3 महीने पहले यानी कि सितंबर 2023 तक यूपीएससी को प्रस्ताव भेजना चाहिए था, लेकिन ममता सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह देरी जानबूझ करके की गई ताकि अपनी पसंद के अधिकारी को कार्यवाहक बना करके रखा जा सके और पुलिस को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल किया जा सके। यूपीएससी ने दोस्तों साल 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति को पारदर्शी, समयबद्ध और मेरिट आधारित बनाने के सख्त निर्देश दिए थे। ममता बनर्जी की सरकार ने इन निर्देशों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। एक अज्ञात अधिकारी ने एक मीडिया एजेंसी है पीटीआई, उससे बातचीत में खुलासा किया है कि पिछली नियुक्ति में इतनी गड़बड़ियां थी कि मनोज मालवीय अब तक राज्य के अंतिम स्थायी डीजीपी बने हुए हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि ममता सरकार की सोची समझी रणनीति है। वो पुलिस विभाग को अपनी राजनीतिक कठपुतली बनाना चाहती है ताकि चुनाव में विरोधियों को दबाया जा सके। यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उचित निर्देश लेने चाहिए। यह कितनी शर्मनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था को ममता बनर्जी की तानाशाही ने इतना तंग कर दिया है कि वो अदालत का सहारा अब उनको सुझाना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार की गड़बड़ियां डीजीपी नियुक्ति तक दोस्तों सीमित नहीं है। उनकी तानाशाही का सिलसिला इतना लंबा है कि इसे गिनाना बहुत मुश्किल है। याद कीजिए, साल 2019 में सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करने का विवादास्पद कदम, जब ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गईं और यह केंद्र राज्य संबंधों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। फिर शारदा चिट फंड घोटाले में उनकी भूमिका पर सवाल उठ खड़े होते हैं, जहां पर हजारों गरीबों का पैसा डुबा दिया गया लेकिन जांच में बाधा डाली गई। संदेश खाली कांड में महिलाओं के खिलाफ में हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपों पर ममता ने चुप्पी साध ली, जबकि उनके करीबी टीएमसी के नेता इसमें फंसे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। यह उनकी असहिष्णुता का जीता जागता प्रमाण था। और एक चीज दोस्तों कॉमन है, इन सब में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि पुलिस की भागीदारी थी और इसीलिए अपने हिसाब से अपनी पसंद के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले ममता शासन की पहचान बन चुके हैं। एनआरसी और सीएए विरोध में उन्होंने संवैधानिक प्रक्रियाओं को चुनौती दी, जबकि खुद बंगाल में अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं। कोरोना महामारी में भी गड़बड़ियां, वैक्सीन वितरण में भ्रष्टाचार, मौतों के आंकड़ों में हेरफेर
और अब डीजीपी नियुक्ति में भी गड़बड़ झाले। ममता की तानाशाही से तंग आकर के यूपीएससी जैसी संस्था भी सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत दे रही है। दोस्तों, यह दिखाता है कि उनकी मनमानी अब राष्ट्रीय स्तर पर असहनीय हो चुकी है। ममता बनर्जी खुद को दीदी कहलवाती हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनकी हरकतें एक तानाशाह की तरह हैं। वो विपक्ष को कुचलने, संस्थाओं को कमजोर करने और नियमों को तोड़ने में माहिर हैं, और ये सब कुछ अपने पसंदीदा डीजीपी को रख करके किया जाता है। दोस्तों, डीजीपी जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में गड़बड़ी करके वो पुलिस को अपनी राजनीतिक ढाल बनाना चाहती हैं। चुनाव नजदीक हैं और राजीव कुमार जैसे वफादार अधिकारियों को बनाए रखना उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी का यह कदम ममता बनर्जी की सरकार पर एक जोरदार तमाचा है। ममता की आलोचना करते हुए यह कहना पड़ेगा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म जो है इनका पर्याय बन चुकी है। इससे रिलेटेड अगर और भी शब्द है ना, तो वो सारे के सारे शब्द ममता बानो की इस सरकार पर कम पड़ते हैं। वो लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करवाती हैं। पत्रकारों को धमकाना, सोशल मीडिया पर नजर रखना, बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। ममता की ये गड़बड़ियां उन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही हैं कि वो सत्ता की भूखी एक तानाशाह बनकर के रह गई हैं, जो संविधान को अपनी जेब में रखना चाहती हैं। ममता बनर्जी की सरकार की ये अनियमितताएं अब बर्दाश्त के बाहर हैं। डीजीपी नियुक्ति का ये गड़बड़ झाला, डीजीपी नियुक्ति में ये तमाम अनियमितताएं सिर्फ एक उदाहरण है। पूरी व्यवस्था दरअसल सड़ चुकी है ममता बनर्जी सरकार की। यूपीएससी की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट अब ममता को जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले बंगाल की जनता को सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसी तानाशाही सरकार को और सहन करेंगे। समय आ गया है कि ममता को उनकी जगह दिखाई जाए। लोकतंत्र में तानाशाहों का कोई भी स्थान नहीं होता, फिर चाहे आप केंद्र में बैठे हो या फिर स्टेट में। तानाशाही हमेशा लोकतंत्र को दबाने का काम करती है। तानाशाही हमेशा उन मजलूमों के खिलाफ में कहीं ना कहीं जो सरकारें कदम उठाती हैं, अपनी सत्ता की हनक में उनको बढ़ावा देती हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार अब एक और नए विवाद में घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपीएससी की ओर से ममता बनर्जी की तरफ से भेजी गई इस लिस्ट को जिस तरीके से वापस भेज करके सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिदायत दे डाली गई है, ये सब कुछ दर्शाता है कि अपने पसंदीदा अधिकारी को नियुक्ति करवाना, अपने पसंदीदा अधिकारी को एक बड़ी पोस्ट पे बैठा के रखना, ताकि अपने हिसाब से पूरे के पूरे प्रशासन को अपने हिसाब से जहां पर जिस तरीके की कार्रवाई करवानी हो वैसी कार्रवाई करवाई जा सके। और यही इस मामले में होता दिख रहा है। और यूपीएससी ने सीधे सीधे ममता सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा है कि जब आपने इसमें गड़बड़ झाले कर ही लिए हैं, जब आपने इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती ही हैं, तो फिर आप यूपीएससी को लिस्ट क्यों भेज रहे हैं? आप जाके सुप्रीम कोर्ट से बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लेकर के आइए कि अब क्या करना होगा। और ममता दीदी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि ये गड़बड़ झाला किसी और का नहीं, ममता बनर्जी की सरकार का ही है। ममता बनर्जी के इशारे पर ही सब कुछ चलता है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के एक और जंगल राज की आपको बानगी दिखाने वाला हूं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक तरीके से खोखला किया जा रहा है। और यूपीएससी के इस कदम की मुझे लगता है कि जितनी सराहना की जाए वो कम है। ममता बनर्जी के द्वारा भेजी गई लिस्ट को लौटा करके ममता सरकार पर जो जोरदार थप्पड़ मारा है यूपीएससी ने और सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत दे दी है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और ये दिखाता है कि आप भले ही पश्चिम बंगाल में जंगल राज को बढ़ावा दें, आप भले ही पश्चिम बंगाल में पुलिस की नियुक्तियों में, डीजीपी की नियुक्तियों में, अधिकारियों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले करें अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो आपके दबाव में आने वाली नहीं है। इसीलिए ममता की इस लिस्ट को ठुकरा दिया गया है, वापस भेज दिया गया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भयंकर खलबली मचती दिख रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।